हेलो बच्चों, वेलकम अपनी कॉमर्स क्लास में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जो कि बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर है, 10 चैप्टर। ठीक है। तो जो बच्चों को पता होगा कि मेरा एक किस चीज़ का चैप्टर है, तो फ्रेंड्स ये जो आपका क्लास है बायोलॉजी का, वो सिर्फ आपका जो बीएससी नर्सिंग इंपॉर्टेंस है जो कि एग्जाम होता है, ठीक है ना, जो कि सीनेट हो जाएगा, सीपीटी हो गया, या कि बिहार का हो जाएगा और एम्स का होता है। तो यदि मैं मोस्टली बात करता हूँ तो ये मोस्टली मेरा किसके लिए ये क्वेश्चन है, तो मोस्टली यदि मैं बात करता हूँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले आपका क्वेश्चन जो कि बिहार बीएससी नर्सिंग और जो एम्स का होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम के लिए आपको जो 100% मैं गारंटी के श्योर कहता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका ये चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि मेरा आज क्लास का है। मेरा कौन सा दिन है, तो 10th है, मैंने ये 10th क्लास है, ठीक है ना, यानी कि 10th पार्ट है, समझ आ गया, यानी कि 10th चैप्टर है, जो कि इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो कि लगातार नहीं कर गया है, जो कि पार्ट 1 से पार्ट 9 तक जो क्लास नहीं लगाया, वो जाके क्लास लगाए, जो कि मैं ऑलरेडी इस पर आपका मेरा क्लास हो चुका है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज यही मैं बोलूँगा कि और इसमें आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि रोज की क्लास में जो कि आपका 11 12 कंप्लीटली आपको जो एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसमें जो ऐड कर दिया गया क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में पूछ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो मेरा क्लास का टाइम जो मेरा आपका ये नेट यानी कि 4:30 बजे आपका रोज डेली आपका 4:30 बजे मेरा क्लास आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो आप लोग रोज आइए और एमसीक्यू लगाइए और जाके एग्जाम दिए। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरा क्वेश्चन रहेगा, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, और जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना। तो आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो हिंदी का हो या इंग्लिश को, दोनों की आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, दोनों मीडियम में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना क्लास आज का स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। और हम सब मिलकर अपना क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा आपका क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है स्लाइड पे, या ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट स्लाइड पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और रीड कीजिए और क्वेश्चन को समझिए, फिर इसका आंसर दीजिए। ठीक है। चलो मैं अपना क्वेश्चन रीड करता हूँ। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। द स्टेज विच सर्वस एज अ कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन म्यूसिस एंड 1 and 2, यानी कि चरण इस क्वेश्चन से बोला आपको कि यह चरण, यानी कि यह चरण यह अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2 के बीच संपर्क कड़ी का काम हो करता है। यानी कि जो आपका जो म्यूसिस जो कि डिवीजन 1 होता है या म्यूसिस 2 डिवीजन होता है, उसके बीच में जो आपका जो संपर्क कड़ी होता है, जो कि दोनों के बीच में जो कड़ी लगा होता है, जो कि लिंकेज हुआ है, उसका इनमें से कौन सा काम करता है। ठीक है ना, इनमें से कौन काम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या इंटरफेज काम करता है, फर्स्ट क्या आपका इंटरफेज, बी ऑप्शन है इंटरफेज, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन भी इंटरफेज है, बी ऑप्शन भी आपका इंटरफेज है, सी ऑप्शन है आपका इंटरकाइनेसिस, और डी आपका ऑल ऑफ दी नन ऑफ दी वो। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि जो आपका म्यूसिस डिवीजन 1 होता है और म्यूसिस डिवीजन 2 होता है, जो दोनों के बीच में जो आपका जो लिंक बना होता है, उसके बीच में किस चीज़ का लिंक होता है, इंटरफेज का होता है या इंटरफेज का होता है या इंटरकाइनेसिस का होता है, या आपका इनमें से किसी का आपका नहीं देखने को मिलता है लिंक। तो फ्रेंड, जो आपका दो मायोसिस, जो कि मायोसिस 1 और मायोसिस 2 रहता है, यानी कि मान लो ये मेरा मायोसिस 1 है, कि मान लो ये मेरा मायोसिस 1 है, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, ये मेरा मायोसिस 2 है, ठीक है, मेरा मायोसिस 2 है। तो इन दोनों के बीच में जो लिंकेज बनाए रखता है, उसका क्या नाम है, उसका हमें नाम बताना है। तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो नाम ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो इसको दोनों के बीच में जो आपका लिंक जो कनेक्ट करके रखता है आपका, वो इंटरकाइनेसिस करता है। कौन करता है, तो इंटरकाइनेसिस दोनों के बीच में आपका लिंक बनाए रखता है, जो कि वो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 3, यानी कि सी बिल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरकाइनेसिस जो होता है वो कि म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के बीच में, यानी कि डिवीजन में होता है, दोनों के बीच में जो कनेक्टिव लिंक बना के रखते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका ये बिहार में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिहार में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द बेस्ट स्टेज ऑफ एब्जॉर्ब द शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि इस क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र के आकार और संख्या का निरीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा चरण कौन होता है। यानी कि गुणसूत्र होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम को जो कि संख्या, उसकी आकार, उसकी साइज, जो उसकी जो नंबर होता है, उसकी सबसे अच्छा चरण कौन सा होता है, किस फेज में आपको अच्छे से देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इंटरफेज में होता है, बी ऑप्शन आपका मेटाफेज, सी आपका प्रोफेज, और डी आपका टीलोफेज। तो फ्रेंड्स बताइए कि गुणसूत्र के आकार और संख्या या का निरीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा फेज कौन सा आता है, यानी कि गुणसूत्र का नंबर हो या साइज हो या इसका
डेवलपमेंट की बात करूँ तो वो जो क्रोमोसोम का होता है वो किस फेज में आपको अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है ना, किस फेज में आपको अच्छे से देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आपका इंटरफेज है, बी आपका मेटाफेज, सी आपका प्रोफेज और डी आपका टीलोफेज। तो जल्दी से ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका सबसे अच्छा जो आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, शेप साइज या नंबर हो बात करूँ तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका सबसे अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है यानी कि मेटाफेज, किस में तो आपका मेटाफेज में जो आपका होता है, मेटाफेज में यानी कि मेटाफेज होता है आपका, मेटाफेज में आपका नंबर साइज या आपका जो आकार होता है क्रोमोसोम का वो अच्छे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल आपका राइट, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड द न्यूक्लियस बिगिंस टू डिअपेयर्स एट्स, यानी कि माइटोसिस के दौरान, देखिए क्वेश्चन बड़ा कर रहा हूँ मैं, आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि माइटोसिस के दौरान ई आर और न्यूक्लियस गायब होने लगते हैं, यानी कि जो माइटोसिस के दौरान जो ई आर होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो गायब होने लगता है। तो किस में आपको गायब होने लगता है, किस फेज में, यानी कि किस चीज़ से पहले आपको देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस आपको गायब होने लगता है, यानी कि लेट प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज के बाद जो लेट होता है उसमें आपका न्यूक्लियस को गायब होने लगता है, या अर्ली मेटाफेज, यानी कि मेटाफेज जो इससे पहले जो अर्ली मेटाफेज आपको देखने को मिलता है, या लेट मेटाफेज में या अर्ली प्रोफेज में आपको जो न्यूक्लियस होता है वो आपका गायब होने लगता है। तो फ्रेंड्स आपका जो न्यूक्लियस किस फेज में आपको गैप होने लगता है, तो फ्रेंड्स आपको जो न्यूक्लियस गैप होने लगता है किस फेज में होता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ, तो आपका जो न्यूक्लियस जो आपका जो गैप होने लगता है, आपका जो लेट यानी कि जो सॉरी अर्ली मेटाफेज, यानी कि अर्ली मेटाफेज में आपका जो होता है वो न्यूक्लियस और एयर जो आपका होता है गैप होने लगता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ली प्रोफेज में होता है आपका जो माइटोसिस के दौरान जो न्यूक्लियस गैप होने लगता है, ठीक है ना। माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस के दौरान अर्ली फेज में आपका न्यूक्लियस गैप होने लगता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बताइएगा जरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आगे। क्वेश्चन क्या है पे देखो, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए, ये नीट का क्वेश्चन, किसका है ये क्वेश्चन, ये मेरा नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन, ठीक है ना, ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज, यानी कि व्हाट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैजमेटा, यानी कि कैजमेटा के निर्माण, ये चियासमेटा लिखा गया, कैजमेटा होगा, ठीक है ना। कैजमेटा का निर्माण में क्या परिणाम होता है, यानी कि जो व्हाट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैजमेटा, यानी कि कैजमेटा के निर्माण में आपको क्या परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप क्या है कि एक्सचेंज ऑफ पार्ट, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या आपका होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसका जो पार्ट में आपका एक्सचेंज होने लगता है इसके पेयर्स में। बी आपका एक्सचेंज पार्ट ऑफ द अनपेयर नॉन, यानी कि जो अनपेयर नॉन, यानी कि जो आपका अनपेयर जो कि अनपेयर होता है क्रोमोसोम होमोलोगस वो आपका एक्सचेंज पार्ट देखने को मिलता है। सी आपका है डुप्लीकेट्स ऑफ पार्ट्स पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जो होमोलोगस का जो पार्ट डुप्लीकेट है जो सिंथेसिस करते हैं वो आपका जो इसका पार्ट्स आपका क्या देखने को मिलता है, जो पेयर में देखने को मिलता है। डी ऑप्शन आपका लॉस ऑफ पार्ट्स ऑफ द अनपेयर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो आपका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है वो अनपेयर कम होने लगता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जो कैजमेटा के निर्माण में क्या परिणाम होता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कैजमेटा का निर्माण का कौन सा परिणाम आपको देखने को मिलता है, जल्दी से बताएं। तो फ्रेंड्स कैजमेटा के निर्माण से आपका जो परिणाम आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, तो आपको जो देखने को मिलता है कि चेंज ऑफ पार्ट, यानी कि चेंज ऑफ पार्ट ऑफ पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसमें आपका एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल भी आपका राइट आंसर, यानी कि जो ए आपका जो होता है यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन पे चलिए। तो आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है देखिए क्या कर रहा है, आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि माइटोसिस वाज डिस्कवरी इन एनिमल सेल्स, माइटोसिस वाज डिस्कवरी इन एनिमल सेल्स, यानी कि जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज की गई, यानी कि जंतु कोशिका था, यानी कि जंतु कोशिका होती है उसमें जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें जो उसका माइटोसिस उसको बोलते हैं, समसूत्री को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो जो जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज किसने की गई थी, यानी कि जो समसूत्री कोशिका में यानी जंतु कोशिका में
समसूत्री कोशिका खोज किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था, जो कि 1879 में, आपका वेस्टर्न ने 1872 में, मरीन ने 1865 में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि जंतु कोशिका में विभाजन, जो जंतु कोशिका में जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें खोज किसने किया था? किसने खोज किया था? समसूत्री में कोशिका में जंतु का विभाजन के लिए जो खोज किया था मेरा, किसने किया था? वो फ्लेमिंग जो किया था, जो कि 1879 में किया था। कब किया था? 1879 में, जो कि फ्लेमिंग ने आपका जो खोज किया था, फ्लेमिंग ही आपका खोज किया था, जो कि जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया है? तो फ्लेमिंग ने किया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एम्स का क्वेश्चन है। किसका है? तो एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एम्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आगे क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग फेज द साइटोप्लाज्मा इंक्रीज, यानी कि निम्नलिखित में से किस फेज में आपका कोशिका दर बढ़ता है। ओके, यानी कि आपको पता होगा कि जो आपका फेज सेल साइकिल को फेज आपको पता होना रहना चाहिए कि किस तरह से होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं पता होगा कि इस चैप्टर के बारे में, तो आप लोग इस चैप्टर के बारे में एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि इस चैप्टर से आपको हर साल आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये चैप्टर आपका बीवी कोच चैप्टर है। यदि मैं नीट की बात करूँ तो नीट में भी आपको इस चैप्टर से आपका 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि मैं एम्स के बात करूँ बीएससी नर्सिंग के, तो इसमें भी आपको इसमें से 2-3 चैप्टर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यदि मैं बिहार बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो इसमें भी आपको इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलूँ कि ये चैप्टर आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में किस चरण में, यानी कि निम्नलिखित में किस चरण में कोशिका दर बढ़ता है? किस चरण में, यानी कि किस चरण में आपको साइटोप्लाज्मा इंक्रीज होता है, किस फेज में, समझ गए। यानी कि ऐसा कौन सा फेज है, यानी कि आपको इस फेज में आपको साइटोप्लाज्मा आपका इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस फेज में आपको साइटोप्लाज्मा इंक्रीज आपको देखने को मिलता है? किस फेज में बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस फेज में आपका साइटोप्लाज्मा इंक्रीज होता है? तो फ्रेंड्स आप बताइए कि जी नोट फेज। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जी नोट फेज हम किसको बोलते हैं? तो जी नोट फेज आपका रेस्ट अवस्था होती है कि इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, ठीक है। यदि मैं जीवन फेज के बात करूँ तो जीवन फेज में क्या होता है कि जीवन फेज में आपका तैयार होता है। और G2 फेज की यदि मैं बात करूँ तो G2 फेज में आपको जल्दी से बताएं, यानी कि G2 फेज में आपका क्या हो जाएगा? यानी कि G2 फेज में आपका साइटोप्लाज्मा आपका बढ़ेगा, यानी कि G2 फेज में आपका साइटोप्लाज्मा आपका इंक्रीज करेगा, यानी कि इंक्रीज साइटोप्लाज्मा, यानी कि G2 फेज में इंक्रीज साइटोप्लाज्मा, इंक्रीज साइटोप्लाज्मा, तो आपका G2 फेज में आपका साइटोप्लाज्मा बढ़ता है। यदि मैं एस फेज की बात करता हूँ, यदि मैं एस फेज की बात करूँ तो एस फेज में क्या होता है आपका? एस फेज में आपका होता है, यानी एस फेज में आपका होता है डीएनए डुप्लीकेशन, यानी कि डीएनए का सिंथेसिस होता है, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं। इसी को इसमें क्या होता है? संश्लेषित, इसको यानी कि उसका डुप्लीकेट होता है, यानी कि एस, समझ गए। तो इसमें आपका सारा एस फेज में सारा माल मसला आपका तैयार होता है और आगे आपका डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो वही इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि कोशिका दर किस में आपका बढ़ता है? तो G2 फेज में आपका कोशिका दर बढ़ता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका जो होगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा क्या आपका? बताइएगा जरा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि G2 फेज में, यानी कि आपको G2 फेज में आपका जो होता है वो साइटोप्लाज्मा इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या है आपका कि इन विच स्टेज आर दोज सेल्स विच डू नॉट डिवाइड जनरली फॉन्ट्स, यानी कि वे कोशिका जो विभाजित नहीं होते हैं सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती हैं? जल्दी से बताइए। अभी मैंने इस क्वेश्चन को आंसर बताया कि वे कोशिका जो विभाजित नहीं होते हैं सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती है, यानी कि रेस्ट फेज हम लोग किसको कहते हैं? सिंपल सी बात, रेस्ट फेज हम लोग किसको कहते हैं? यानी कि इस फेज को आपको नाम बताएं जिसमें आपका कोशिका का डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको बताया था पहले कि जो कि जी नोट फेज होता है, जी नोट फेज इसमें डिवीजन का काम नहीं करते हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा रेस्ट फेज है, यानी कि ये मेरा जो है रेस्ट फेज है। यदि मैं जीवन फेज के बाद इसमें आपका जो रेडी होता है, G2 फेज में आपका पता होगा इसमें क्या होता है आपका साइटोप्लाज्मा इंक्रीज होता है। और जी एस फेज के यदि मैं बात करूँ, एस फेज में क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेट होता है, यानी कि डीएनए का इसमें सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जी नोट फेज में आपका कोई भी कोशिका का डिवीजन नहीं होता है। तो आपका ए बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बताइए क्या हो जाएगा? यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यानी कि जी नोट फेज में आपका सेल डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आपका ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन आया था आपका किस में, तो बताइएगा। नीट में आया था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन है, ये 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि डिविजन्स अक्योर इन ईस्ट सेल्स अप्रोक्सीमेटली, यानी कि डिविजन्स अक्योर्स इन सेल्स ईस्ट अप्रोक्सीमेटली, यानी कि खमीर, यानी कि आपका जो है ईस्ट में, यानी कि ईस्ट में खमीर में कोशिका विभाजन में लगभग कितना समय लगता है, यानी कि खमीर ईस्ट में कोशिका, यानी कि कोशिका को डिवीजन करने में कितना समय लगता है, जल्दी से बताएं। 60 मिनट लगता है या 100 मिनट लगता है, 1.5 घंटा इसको बोल सकते हैं, से कुछ अप्रोक्स ज़्यादा भी बोल सकते हैं, 90 मिनट्स बोल सकते हैं, या 50 मिनट बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट में सेल डिवीजन में कितना टाइम लगता है, ईस्ट में जो होता है ना कोशिका, यानी कि जो खमीर कोशिका होता है उसमें जो सेल डिवीजन में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स सेल डिवीजन में आपका जो कोशिका जो खमीर होता है, खमीर यानी कि उसको बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट में आपका सेल डिवीजन आपका 90 मिनट्स में होता है, यानी कि 90 मिनट्स लगता है उसको सेल को डिवीजन करने में, यानी कि G1 यानी कि G0 G1S G2M होता है, ठीक है ना, यानी कि होता है G1S G2M, इसको बोलते हैं इसमें आपका रेडी होता है, इसमें सिंथेस का डुप्लीकेट होता है, डीएनए का डुप्लीकेट करता है, इसमें आपका कंप्लीटली आपका सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है इसमें कि जो खमीर में जो ईस्ट में जो सेल डिवीजन होता है आपका 90 मिनट प्रोसेस चलता है आपका सेल डिवीजन के लिए, किस में, तो आपका ईस्ट में 90 मिनट प्रोसेस चलने के बाद आपका इसमें आपका डिवाइड होता है, यानी कि इसमें सेल डिवीजन का आपका इसमें देखने को मिलता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो 9th नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इन मियोसिस कॉल्ड, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में समसूत्री गुणसूत्रों के बीच अनुमानसिक सामग्री के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, यानी कि जो आपका जो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होता है, मियोसिस में जो विभाजन होता है सेल डिवीजन होता है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल उसको जो आदान प्रदान, इसमें जो आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मान लो सेल डिवीजन, यानी कि आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है, आपका सेल डिवीजन होता है, इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल को इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्लस में आपका जो कुछ इसमें जो आदान प्रदान होता है कोई भी मटेरियल को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम म्यूटेशंस कहते हैं, बताइएगा, इसको हम म्यूटेशन कहता है क्या, इसको हम म्यूटेशंस कहते हैं या उसको हम लिंकेज कहते हैं, इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड यदि कोई चीज़ को मैं आदान प्रदान करता हूँ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्या कहते हैं, उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यदि मोस्टली बात करता हूँ म्यूसिस के बारे में, तो म्यूसिस में जो जेनेटिक मटेरियल को जो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का जो होमोलोगस मतलब होता है आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जो कि इसमें जेनेटिक मटेरियल को जो आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, क्रोमोसोम हो या जेनेटिक मटेरियल हो, ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेल साइकिल इन विच फेज इज डीएनए सिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन अभी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि जो कोशिका चक्र के दौरान किस चरण में डीएनए का संश्लेषित हो, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेट किस चरण में होता है या इसका सिंथेसिस इसको हम बोल सकते हैं। तो जल्दी से बताइए G1 फेज में आपका डीएनए का संश्लेषित होता है, या S फेज में होता है, या आपका G2 फेज में होता है, या M फेज में होता है। तो फ्रेंड जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए का जो डुप्लीकेट्स होता है जो कि सिंथेसिस होता है आपका किस फेज में होता है, तो आपका S फेज में आपका डीएनए का सिंथेसिस होता है, यानी कि S फेज में आपका डीएनए का सिंथेसिस होता है, यानी कि सिंथेसिस आपका डीएनए का एस फेज में आपको होता है, इसी में आपका डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है ना, एस फेज में आपका डीएनए डबल हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ड्यूरिंग विच पीरियड इज कैजमेटा फॉर्मेशंस, ओके, यानी कि
कैजमेटा ड्यूरिंग विच पीरियड इज कैजमेटा फॉर्मेशन, की कैजमेटा का फॉर्मेशन किस पीरियड में आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपका लेप्टोटीन पीरियड में आपको कैजमेटा का जो फॉर्मेशन उसको बनना होता है, या जाइगोटीन में बनता है, या आपका पेनहाइटीन्स में बनता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि जो हमारा कैजमेटा का जो फॉर्मेशन होता है वो किस पीरियड के दौरान आपको देखने को मिलता है। तो कैजमेटा का फॉर्मेशन किस पीरियड के दौरान आपको देखने को मिलता है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। कैजमेटा का जो फॉर्मेशन होता है किस पीरियड के दौरान आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स कैजमेटा का जो फॉर्मेशन होता है, जो कैजमेटा मेरा बनता है किस पीरियड के दौरान, तो आपका पैक हेटिन्स पीरियड के दौरान आपका जो है कैजमेटा का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कैजमेटा का फॉर्मेशन आपका इसी में आपको देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी विल विद आपका राइट आंसर बैठता है, ठीक है ना, सी विल विद आपका राइट आंसर हो बैठता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए, यानी कि डज डीएनए रेप्लिकेट इट्स सेल्स, यानी कि कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए स्वयं की प्रकृति बनाता है। कोशिका चक्र के किस चरण में आपका डीएनए स्वयं का प्रकृति बनाता है, जल्दी से बताइए स्वयं का प्रकृति किस चरण में बनाता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स इससे पहले आपका जो क्वेश्चन लगाए थे, तो जिसको भी थोड़ा वो यूनिक माइंड होगा, यानी कि जो थोड़ा भी तेज होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यानी कि हम इससे पहले भी यही क्वेश्चन सीखे थे कि डीएनए का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है। तो क्या बोल सकते हैं कि G1 फेज में होता है, आप बोल सकते हैं G1 में, या आप बोल सकते हैं S फेज में, या आप बोल सकते हैं G2 फेज में आपका, या एम फेज में। तो G1 फेज में बोल सकता है, एस फेज में यानी कि सिंथेसिस, या G2 में, या मेटा फेज में, यानी कि इस फेज में आपका जो है डीएनए का स्वयं का एक प्रकृति बनता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए का डुप्लीकेशन या सिंथेसिस होता है आपका एस फेज में। देखिए एस फेज में जब डीएनए का डुप्लीकेशन होगा तो खुद अपने ही जैसा दूसरा डीएनए बनाएगा ना, तो किस फेज में हो जाएगा, एस फेज में होता है। किस फेज में, तो एस फेज में होता है। एस फेज में आपका होता है जो कि डीएनए अपना स्वयं का एक प्रकृति बनाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वाइंट्स, ये क्वेश्चन है वो क्वाइंट्स टर्म्स म्यूसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन किस शब्द किसने गढ़ा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसने दिया है या गढ़ा है, बात एक ही हुआ। जल्दी से बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन शब्द जो था वो किसने बनाया या किसने गढ़ा है, यानी किसने डिस्कवर किया है, एक ही बात होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला कि अर्धसूत्री विभाजन शब्द मेरा जोहानसन ने किया है, या थियोफ्रास्टस ने किया, या फ्लेमिंग ने किया, या फॉर्मर एंड मोरे ने किया है। तो जल्दी से बताया कि जो अर्धसूत्री विभाजन जो शब्द था वो किसने दिया है या किसने डिस्कवर किया है, जल्दी से बताएं। तो जोहानसन तो कतई नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा नाम है, बुक ये डिस्कवर किया था, ठीक है। यदि थियोफ्रास्टस तो बोटनी का हो जाएगा, फ्लेमिंग तो होगा फिजिक्स में, राइट हैंड लूट हो जाए। यदि फॉर्मन एंड मूरे जो था, फॉर्मन एंड मूरे ने आपका क्या किया है, फॉर्मन एंड मूरे ने आपका जो अर्धसूत्री जो जीन होता है जो कि म्यूसिस जीन होता है उसको बनाया है, उसको जो डिस्कवर किया गया, गढ़ा हुआ है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फॉर्मन एंड मोरे ने आपका अर्धसूत्री विभाजन शब्द को गढ़ा गया है, इसके द्वारा ही गढ़ा गया है, ठीक है ना। तो समझ क्लियर हो गया, आंसर बताइएगा इसका क्वेश्चन, डॉट कहीं पे बताइए। कहीं पे डॉट है तो बताइए। चलिए आगे। तो आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर थे क्या कह रहा है आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 14 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस सेल साइकिल्स, यानी कि कोशिका चक्र का सही क्रम जिसमें हमको ढूंढना है। यानी कि आपका जो कोशिका चक्र में सेल डिवीजन होता है, यानी कि आपका जो पता होगा सेल डिवीजन का कि एक चक्र होता है नीचे आपका एक कोशिका चक्र होता है, इसमें जो आपका सेल डिवीजन होता है यानी कि बनाया हुआ ऐसे करके वो बनाया हुआ था, ठीक है ना, वो सेल डिवीजन होता है, उसमें आपको सही क्रम ढूंढना है, ठीक है ना, इसमें सही क्रम आपको ढूंढना है। तो क्या आप ये हो जाएगा कि G1M G2S बोलो कि ये आपका सही है, यानी कि आपका सबसे पहले G1 होगा, फिर आपका M होगा, या G2 होगा, फिर S होगा, ये बोल सकते हैं। या आप बोल सकते हैं G1S G2M ये बोल सकते हैं, या आपका M G1S G2 बोल सकते हैं, या G2S G1M बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोशिका जो सेल डिवीजन होता है वो कितना फेज होता है, इसमें कितने फेज होता है। तो कोशिका सेल डिवीजन आपका जो 4 फेज होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि मैं G0 फेज के बात होता है इसमें तो रेस्ट फेज होता है, इसमें कोई
डिवीजन विभाजन नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें बोला कि जो आपका जो सही क्रम होता है यानी कि आपका जो G1 यानी कि G1 होता है, लिख लो G1S G2M फेज होता है। तो G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में आपका होता है यानी कि G1 फेज में आपका इसमें आपका सब रेडी होता है, जैसे कि DNA का डुप्लीकेट एस फेज में कर देगा, फिर G2 फेज में इसको देखेगा, फिर मेटा फेज में आपका टेडपोल बनता है, G2 फेज का डिवाइड करके मेटाफोन का टेडपोल देने को मिलता है। तो एक आपका एक ट्रिक यहाँ से आप ये भी याद कर सकते हैं कि एक ट्रिक ये भी याद यहाँ से कर सकते हैं, तो आप लोग लिख ही लीजिए। एक होता है यहाँ से ट्रिक क्या कि क्या होता है IP मैट MAT यानी कि IP मैट, इसका आपका सेल साइकिल का पूरा कंप्लीटली इसका ट्रिक है, ठीक है ना। आई से मतलब आई का मतलब होता है आपका इंटरफेज, आई का मतलब आप पी का मतलब होता है आपका प्रोफेज, पी का मतलब क्या होता है आपका प्रोफेज, एम का फेज होता है आपका मेटाफेज, एम का मतलब होता है आपका मेटाफेज, ठीक है। ए का मतलब होता है आपका, जल्दी से बताइए मतलब क्या होता है MAT मैट, IP मैट, एनाफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो फ्रेंड्स इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में आपका सब तैयार होगा, प्रोफेज में आपका जो इंटरफेज में न्यूक्लियस वगैरह बनता है थोड़ा बहुत, प्रोफेज में कंप्लीटली आपका बनता है, मेटाफेज कंप्लीटली आपका डिवीजन कर देता है, ठीक है। और एनाफेज में एनाफेज में आपका जो वही अगर हमारा देखने को मिला टेडपोल आपका टी यानी कि जो आपका टेडपोल होता है इसमें ऑर्गन पोल आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपका याद, ये लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका ये जरूरी रहने वाला है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंस देखने वाला है। तो लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है ना, लिख लिए होंगे। तो चलो अपने क्वेश्चन पे आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि IP मैडम बोल रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका चक्र में सही क्रम क्या हो जाएगा, तो G1S क्या हो गया, G1S G2M। तो ये मेरे को ये क्रम ढूंढना है, देखो G1 ये हो जाएगा G1, फिर S, फिर G2, फिर M, ठीक है। तो ये ऐसा क्रम हमको ढूंढना है। तो देखिए कि G1 है, G1 है, इसमें S है तो S नहीं है यहाँ पे मैट है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो कि G1 फेज है, ठीक है, G1 फेज इसमें है, S फेज भी है, G2 तो G2 फेज आपका सही है, M फेज आपका M फेज ये आपका भी ये सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, हो सकता है कि ये भी सही दे सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो है ये M फेज सही नहीं, M फेज पहले कहाँ से आएगा फ्रेंड्स, G2 भी नहीं आएगा, सबसे पहले G1 आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो एक इसमें से ऑप्शन कौन सा मिला आपको बताइएगा, ऑप्शन कौन मिला आपका जो एक ऑप्शन आपको मिला इसमें से, इस ऑप्शन है कि G1S G2M। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका जो होता है कंप्लीटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोच नहीं सकते कि कितना बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, हर एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। यदि इस चैप्टर से आता है क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये भी है क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 15, 16, 40, 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस जीन एक्सचेंज टेक्स प्लेस, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस जीन एक्सचेंज टेक्स प्लेस, यानी किस क्वेश्चन में कह रहा है कि असूत्री विभाजन के किस चरण में जीन का विनिमय होता है, यानी कि जो असूत्री विभाजन होता है कि मियोसिस डिवीजन होता है उसके किस चरण में आपका सेल का एक्सचेंज आपको देखने को, यानी कि जीन का एक्सचेंज देखने को मिलता है, यानी कि मियोसिस का किस चरण में, यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है उस मियोसिस के किस चरण में आपको जो होता है वो जीन को एक्सचेंज देखने को मिलता है, जीन एक्सचेंज देखने को किस टर्म में आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है थिक प्लेट, क्या थिक प्लेट में या थ्री प्लेट में या डबल प्लेट में या ऑल ऑफ द अबव में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप इतना नहीं बोल सकते हैं कि जो चाहे वो इतना अच्छा नहीं है, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो असूत्री विभाजन के जो किस चरण में आपका जीन बीने में होता है, तो जीन बीने में यदि मैं बात करता हूँ तो थिक प्लेट तो हो नहीं सकता है, डबल को तय नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं इसका जो आंसर की यदि बात करता हूँ तो ये हो भी सकता है, तो ये थिक प्लेट में इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो असूत्री विभाजन में जो कि जीन का जो एक्सचेंज होता है आपका वो थिक प्लेट में कि जो मोटा प्लेट होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा फिर से, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा फिर से एक बार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
तो 60 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है मेरा 60 नंबर। चलो मैं रीड करता हूँ। 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा 60 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द मोस्ट एक्टिव या द मोस्ट एक्टिव फेज इन द सेल डिविजन्स, द मोस्ट एक्टिव फेज इन द सेल डिवीजन, यानी कि सब इसमें बताना है कि सबसे एक्टिव कौन सा फेज होता है, सबसे एक्टिव कौन सा फेज होता है जिसमें आपका कोशिका का विभाजन होता ही होता है। यानी कि कोशिका विभाजन में सबसे सक्रिय फेज कौन सा है, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन में सबसे एक्टिव फेज कौन सा होता है। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये मेरा मेटाफेज बोल सकते हैं, या प्रोफेज बोल सकते हैं, या एनाफेज बोल सकते हैं, या इंटरफेज बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जल्दी से बताइए कि जो ऐसा कौन सा फेज है जो कि सेल डिवीजन में वो आपका एक्टिव फेज होता है, यानी कि एक्टिव फेज होता है, काफ़ी एक्टिव फेज होता है। यानी कि जब इसमें आया तुरंत ये पकड़ लेगा, एक्टिव का मतलब समझ हो गया, यानी कि कोई चीज़ आया तुरंत इसको ये पकड़ लेगा, तो वही आपका एक्टिव फेज होता है। यानी कि अपना ध्यान लगाए रहता है इसी चीज़ पे, जो कि आए हम उसको पकड़े या जो हुए उसको फंसाए और उसको डिवीजन करें, ठीक है ना। तो सबसे एक्टिव फेज जो आपका होता है कौन सा होता है, तो सबसे एक्टिव फेज नहीं बात, तो सबसे एक्टिव फेज आपका हो जाएगा इंटर फेज, यानी कि जो सेल डिवीजन में सबसे एक्टिव फेज यदि मैं बात करूँ तो सेल डिवीजन में सबसे एक्टिव फेज जो आपका होता है इंटर फेज होता है। कौन सा फेज होता है, तो एक्टिव फेज आपका सेल डिवीजन में सबसे एक्टिव फेज होता है, इंटर फेज होता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन, देखिएगा जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोबिंग्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। ओके, यानी कि इन विच ऑफ द फ्लोबिंग्स द नंबर क्रोमोसोम इज रिड्यूस हाफ, यानी कि निम्नलिखित में से किस में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि किस में आपका गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो आपका पता होगा फ्रेंड्स किस में, किस डिवीजन आपका गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, किस डिवीजन आपका गुणसूत्र की संख्या आधी होती है बताओ, किस डिवीजन आपका गुणसूत्र की संख्या आधी होती है बताओ। तो माइटोसिस, क्या माइटोसिस में हम बोल सकते हैं कि जो मेरा सेल यानी कि जो मेरा क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या हाफ हो जाती है, माइटोसिस में बोल सकते हैं। ओके, यानी कि हम माइटोसिस में बोल सकते हैं कि सब क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है, बताओ। क्या म्यूसिस में बोल सकते हैं, म्यूसिस सिंपली म्यूसिस, या म्यूसिस 1 में बोल सकते हैं, या म्यूसिस 2 में बोल सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि किस फेज में हम बोल सकते हैं कि जिसमें आपका जो क्रोमोसोम होता है वो इसका आधा हो है। जैसे मान लो कि आपका 14 क्रोमोसोम है तो आपका 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, वो किस फेज में आपका हो जाता है। यानी कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ ये चीज़, यानी कि आप लोग इसको मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला हो कि 46 क्रोमोसोम का ऐसे 23 किस फेज में हो जाता है। तो फ्रेंड्स म्यूसिस फेज 1 होता है ना, उस म्यूसिस फेज में आपका गुणसूत्र की जो संख्या होती है, आपका गुणसूत्र की संख्या आपका आधा यानी कि इसका हाफ देखने को मिलता है म्यूसिस फेज 1 में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन जो आपका है ये क्वेश्चन है कि एट व्हाट स्टेज डज सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। वो ये क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन में बहुत जान है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में कोशिका विभाजन निश्चित होता है, किस अवस्था में हम बोलेंगे कि कोशिका विभाजन आपका निश्चित ही निश्चित होगा। जल्दी से बताएं किस अवस्था में बोलेंगे कि आपका कोशिका विभाजन किस निश्चित ही निश्चित होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मेरा जीनोड फेज में आपका कोशिका विभाजन निश्चित होगा, बताइए सोच के बताइए, क्या बोल सकते हैं कि जीनोड फेज आपका कोशिका डिवीजन आपका जरूर होगा ही होगा। तो कतई नहीं बोल सकते, बताओ क्यों, क्योंकि जी नोट फेज को हम लोग बोलते हैं रेस्ट फेज। इसमें आपका जाके अपना रेस्ट करेगा सब, यानी कि इसमें सब बैठ के अपना सिगरेट भी धुआं करेगा, यानी कि धुकेगा सब, ठीक है ना। इसमें जाके अपना बैठेगा आराम से रिलैक्स होकर, बोलेगा क्या मुझे अब लाओ एक चांस मैं मार के देखता हूँ, ठीक है ना। तो एस फेज यदि मैं बात करता हूँ, एस फेज आपका हो जाएगा, एस फेज यदि मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि एस फेज क्या होता है। एस फेज में आपका जब भी आपका डीएनए का डुप्लीकेट यानी कि डीएनए का सिंथेसिस होगा, तो सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण के बाद इसका डबल हो जाएगा। तो जब ये डबल होगा तो आपका जो पता ही होगा कि इसका जो डबल यानी कि डबल डीएनए होने का मतलब कि आपका ये डिवीजन करने के लिए आपको रेडी हो गया। तो आपका जो इस फेज में हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो एस फेज में क्या हो जाएगा, एस फेज में आपका जो हो जाएगा जो कि सेल डिवीजन निश्चित होता ही होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द आपका राइट आंसर। एस फेज में आपका जो होता है सेल डिवीजन आपको निश्चित देखने को मिलता है, यानी कि एस फेज, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका कि द स्टेज ऑफ ऑल सेल साइकिल्स इन विच डीएनए इज सिंथाइज एंड टेक्स प्लेस 90% ऑफ टाइम इज विच फेज। ओके, यानी कि इसमें कह रहा है कि कोशिका चक्र की वो अवस्था जिसमें डीएनए के संश्लेषित होता है और 90% समय लेता है, वो कौन सा फेज है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 19 का बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कि जो कोशिका चक्र की वो अवस्था, कि जो सेल साइकिल की वो फेज जिसमें डीएनए का संश्लेषित होता है। तो डीएनए का संश्लेषण किस में होता है? तो याद कीजिएगा एस फेज में। एस फेज में आपका डीएनए का संश्लेषण, यानी कि एस फेज में आपका डीएनए का सिंथेसिस होता है, उसमें 90 मिनट समय लेता है। कौन सा फेज है? तो एस फेज, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? एस फेज को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो एस फेज को हम लोग इंटरफेज के नाम से जानते हैं। किस फेज के नाम से? तो इंटरफेज के नाम से जानते हैं। तो इंटरफेज के नाम से जानते हैं, किसको हम जानते हैं? तो एस फेज होता है। क्या हम बोल सकते हैं कि एस फेज को जो ऐसी फेज में आपका जो सारा माल मटेरियल आपका जो इसी में तैयार होता है, जो कि जो बुकनी हल्दी देना आता है सेल डिवीजन में, सब उसी में देकर तैयार करता है, इसलिए वो 90 मिनट का वो समय लेता है। उसके बाद वो आगे जाकर के वो अपना वो डिवाइड कर लेता है, यानी कि डिवाइड सेल डिवीजन आपका हो जाता है। तो आपका किस फेज में आपका 90% समय लेता है? तो इंटर फेज में आपका 90% आपका समय लेता है, जो कि सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, यदि मैं प्रो फेज के बात करूँ तो प्रो फेज में आपको पता होगा आईपी मैट, यानी कि प्रो फेज आपका न्यूक्लियस प्यूकर देखने को मिलता है। मेटा फेज में टैडपोल बनता है, और सॉरी मेटा फेज में आपको देता है वो कंप्लीट डिवीजन होता है। और जो टी टाइट पोल की बात करो, टाइट पोल में आपका जो ऑर्गन पोल आपको देखने को मिला, ठीक है ना, टीलोफेज में, यानी कि इसको बोलते हैं टीलोफेज। इसको क्या बोलते हैं हम? टी को हम बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में आपका ऑर्गन पोल आपको देखने से, मान लो ये सेल डिवीजन हो गया, तो इसके ऊपर आपका ऑर्गन पोल देखने को मिला। ठीक है, ये ऑर्गन पोल देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका चक्र की वो अवस्था जिसमें डीएनए के संश्लेषित होता है और 90% समय लेता है, वो कौन सा फेज है? तो डीएनए का जो संश्लेषित होता है आपका एस फेज में होता है, और एस फेज को हम लोग इंटरफेज के नाम से जानते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन कुछ और था यार। तो फ्रेंड्स ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसे मैंने गलत डिफाइन कर दिया कि नेक्स्ट वाले को मैं जो 20 नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा मैं 90 में बता दिया हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैं गलत कर, सॉरी इसके लिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये गलत मैं स्टेटमेंट बताऊँ, ये आपका गलत हो जाएगा। इस जो मैं वो बताऊँ सही है, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है। तो यदि मैं कोशिका 90% यदि बात करूँ टीलो फेज में होता है, किस में होता है? टीलो फेज में होता है, यानी कि जो कोशिका चक्र की वो अवस्था जिसमें डीएनए का संश्लेषित होता है कि 90% समय मिलता है। तो फ्रेंड्स डीएनए का संश्लेषण आपका जो होता है किस फेज में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण आपका क्या बोलते हैं इसको, एस फेज में होता है। लेकिन इसमें बोला है कि 90% समय लेता है, लेकिन फेज इस फेज के नाम बताया। तो 90% मेरा समय लेने वाला फेज क्या? टीलो फेज होता है। आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी आपका राइट आंसर। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की वो अवस्था जिसमें डीएनए का सिंथेसिस और जो 90% समय होता है आपका टीलो फेज में लेता है। ठीक है ना, तो ये पिछले वाला स्टेटमेंट का आप लोग भूल जाएगा, ये कुछ और, यानी कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं स्टेटमेंट इसी में मैं बोल दिया था। ठीक है ना, वैसे सही था, लेकिन इसका ये आंसर ये होगा। ठीक है ना, ये टीलो फेज हो जाएगा। टीलो फेज में 90% समय लेता है। ठीक है ना, इसमें टाइटफुल बनता है ना, वही मैं बोला था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका कि इन विच स्टेज डज सिंथेसाइज ऑफ हिस्टोन्स प्रोटीन्स अक्योर सिंस, इसमें हो जाएगा। हाँ, ये इसका मैं स्टेटमेंट इसमें मैं बोल रहा था। ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, यानी कि हिस्टोन। तो आपको पता होगा कि सिंथेसिस फेज को बोलते हैं, एस फेज को हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं। तो सिंथेसिस फेज के एस फेज बोलते हैं, तो एस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेज के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो ए, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरफेज, यानी कि आई को हम जानते हैं इंटरफेज के नाम से, यानी कि इसको हम जानते हैं
इंटरफेज के नाम से, इंटरफेज के नाम से इसको हम बोलते हैं प्रोफेज। इसको हम किस नाम देते हैं? तो प्रोफेज के नाम से। इसको हम जानते हैं मेटाफेज के नाम से। किस फेज थे? तो मेटाफेज के नाम से। इस फेज को हम बोलते हैं टीलोफेज के नाम से, टीलोफेज के नाम से इस फेज होता है। तो ये सही मैं बोल रहा था कि जो इस क्वेश्चन में था कि टीलोफेज में क्या होता है 90% समय लेता है, ठीक है ना। और यदि मैं बात करता हूँ कि जो हिस्टोन की संश्लेष अवस्था किस में होता है, तो सिंथेसिस, जो जब ये सिंथेसिस के लिए बात करता है, सिंथेसिस यानी कि कोई चीज़ का डुप्लीकेट के लिए मैं बात करता हूँ, तो आपका इंटरफेज में, इंटरफेज को हम लोग किस फेज को नाम जानते हैं? तो एस फेज को हम लोग इंटरफेज के नाम जानते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेज में आपका जो हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस किस फेज में होता है? तो इंटरफेज में आपका हिस्टोन प्रोटीन का आपका सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस आपका इंटरफेज में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि अमॉन्ग यूकैरियोटिक रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन आपका 2023 का है। ये किसका है? ये 2023 का है, जो कि आपका एमएस में पूछा गया, ठीक है ना। यानी कि यूकैरियोटिक में डीएनए की प्रकृति होती है, यानी कि यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है ना, उसमें डीएनए की प्रकृति कैसे होता है? यूकैरियोटिक में डीएनए का प्रकृति होती है, ओके ना। अमॉन्ग यूकैरियोटिक रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, यानी कि यूकैरियोटिक में डीएनए का प्रकृति होती है। क्या G2 फेज में आपका डीएनए का प्रकृति देखने को मिलता है, या एम फेज में देखने को मिलता है, या एस फेज में, या आपका G1 फेज में? तो फ्रेंड्स जो यूकैरियोटिक में जो डीएनए की प्रकृति होती है, जो रिप्लिकेशन होता है आपका किस फेज होता है? आपका जो एस फेज, सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। तो एसी फेज में आपका जो होता है यूकैरियोटिक में डीएनए का प्रकृति होता है। जब ये डीएनए का बात होता है एस फेज में आपका डुप्लीकेशन होता है। तो इसी में आपका जो डीएनए का जो आपका रिप्लिकेशन की बात करता हूँ यूकैरियोटिक का, तो यूकैरियोटिक डीएनए का रिप्लिकेशन आपका एस फेज में आपका होता है, ठीक है ना। जब भी मैं रेप्लिकेशन की बात करूँ, डीएनए की बात होता है, आपका एस फेज आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या रीड कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए, क्या कह रहा है। तो 23 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 22 ये है, 21 ये है 22। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि ये क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है कि जो विच ऑफ द फ्लोविंग्स नेवर अक्यूरेंस ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिविजन। ओके, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कभी नहीं होता है जो कि माइटोसिस कोशिका विभाजन के दौरान, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कभी नहीं होता है जो कि माइटोसिस कोशिका विभाजन, क्योंकि माइटोसिस कोशिका का जो डिवीजन होता है, तो इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता। इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इस 4 स्टेटमेंट को हमको पढ़ना है और हमको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि आपका माइटोसिस सेल डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉइलिंग एंड द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोटाइड्स, we have spindle fibers attached to cantonohodes of the chromosomes। डी आपका मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। डी आपका द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो फ्रेंड्स आपका जो इसमें लगेगा कि निम्नलिखित में किस में आपका माइटोसिस कोशिका अभियान के दौरान नहीं होता है। तो आपका जो माइटोसिस कोशिका अभियान के दौरान क्या होता है कि कॉलिंग ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोटाइड्स, क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोटाइड्स, ये तो आपका देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू किंटोकोड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये तो आपको नहीं होता है। सेकंड मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट, ये आपका होता है। सेंट्रियल पेयर, ये भी होता है, यानी पेयरिंग भी होता है। तो आपका इसमें क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को नहीं मिलता है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू कैंटिनोकोड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग मियोसिस विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में हम कौन सा कथन गलत बोलेंगे? तो फर्स्ट है कि 4 हैप्लोइड सेल्स फ्रॉम द end of meiosis 2 in meiosis 1 here 2 stage meiosis 1 and meiosis 2 DNA replication and duplication as phase of the meiosis
कौन सा कथन ये सही है यार, ये भी सही है। यानी कि डीएनए के जो एप्लीकेशन किस में एस फेज में होता है, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोमल ऑफ ड्यूरिंग यस पे सही बात है। बी आपका ये भी सही था। यानी कि जो आपका हेप्लोइड यानी कि 4 हेप्लोइड सेल्स 4 एट एंड ऑफ म्यूसिस कब कहता ही नहीं, यानी कि 4 हेप्लोइड सेल कहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें 4 हो ही नहीं सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो स्टेटमेंट गलत दे रखा है, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा कि जो असूत्री कोशिका अभियान के संबंध में कौन सा कथन गलत दे रखा है, तो वही इसमें बोल रहा है कि जो 4 हेप्लोइड सेल होता है वही ना, तो वो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा। तो सही है, सब क्लियर हो जाएगा, बताइए। तो फ्रेंड्स नीचे में आप लोगों को लगता है कि मैं लोग क्या कर रहा हूँ, नीचे में हम कमेंट देखता हूँ कि इसका कमेंट क्या आ रहा है। नीचे मैं कमेंट देख रहा हूँ, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है मेरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो 24 नंबर क्या है, देखो कि ड्यूरिंग माइटोसिस एयर एंड द न्यूक्लियस बिगिंस टू क्या है कि क्वेश्चन बड़ा करो। ये क्वेश्चन आपका ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड द न्यूक्लियस बिगिंस टू डिप्रेस, यानी कि माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियस गायब होने लगता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पहले मतलब फर्स्ट ही में कराया था, फर्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर बताइए कि जो माइटोसिस के दौरान जो ईयर होता है आपका गायब होने लगता है। तो इसका आंसर आप ही लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, इसका मैं नहीं बताऊँ क्योंकि मैं पहले ही मैं ये क्वेश्चन कराया हुआ ना, सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन कराया हुआ हूँ। क्या मतलब है अर्ली मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज यानी कि आपका जिसमें क्या हो जाएगा, अर्ली मेटाफेज के दौरान जो आपका होता है न्यूक्लियस आपको गायब होने लगता है। चलो 25 पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टेज विच सर्वस एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन म्यूसिस एंड म्यूसिस 2, यानी कि वह चरण जो असूत्री विभाजन 1 और असूत्री विभाजन 2 के बीच में संपर्क के रूप में कार्य करता है। तो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डुप्लीकेट हो गया है क्या, फिर से यही क्वेश्चन आ गया दूसरा क्वेश्चन, बताइएगा क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ ना, जो कि इसमें आंसर इंटरकैनेसिस में आपको देखने को मिलता है, जो कि वह चरण जो कि 1 और 2 जो म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के बीच जो कड़ी होता है, जो कि इसको इंटरकैनेसिस के दौरान देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन में मैंने कराया। चलो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया है 26 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन कराया हूँ, ये भी आपका हो गया, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है ना। तो मेरा इतना ही क्वेश्चन था, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 28 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैंने करा चुका हूँ, 27 का भी मैंने करा चुका हूँ। हाँ 27 का भी हो गया कि असूत्री कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र जोड़े कब बनते हैं। तो आपका पता है कि जाइगोटिन आपका जोड़े बनता है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड्स मेरा आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट यहीं पे, ठीक है, ये मेरा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैंने आज कितना चैप्टर कर लिया हो, तो मैंने 1 से लेकर के 1 to 10 चैप्टर, यानी कि 1 to कितना कर लिया हूँ, 1 से आपका 10 चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, यानी कि 1 से लेकर आपका 10 चैप्टर यानी कि आपका हो गया कंप्लीट 11th का 1 to 10 आपका कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट 11 चैप्टर को लेकर के, ठीक है। तो 11 चैप्टर को आप लोग देख लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है ना। आज का सेशन कैसा लगा आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइव बनने के लिए सभी फ्रेंड्स को थैंक यू और मोस्टली थैंक यू, ठीक है ना। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और टेक केयर, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, ओके।